जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसएससी जीडी 2025 का पूरा ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे। यानी कि जो भी साथियों ऑफिशियल सिलेबस में टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को साथियों कंप्लीट करेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों हम चारों विषयों को देखेंगे, हिंदी को, जीके जीएस को, करंट अफेयर को, रीजनिंग और मैथ को साथियों। और आज की इस वीडियो में हिंदी के पूरे 20 सवाल हैं। अगर ऐसे ही 20 सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो कितना स्कोर आपका रहता है ये समझ लीजिए साथियों। 11 से 12 प्रश्नों से कम आपका स्कोर नहीं होना चाहिए हिंदी के सेक्शन में। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला सवाल है कि शुद्ध वर्तनी वाला इसमें से शब्द बताइए। यानी कि प्रशंसा की अगर बात करें कैसे लिखा जाता है तो साथियों ऐसे लिखा जाता है। और ऐसे कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर सी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। शुक्ल का विलोम क्या होता है? तो शुक्ल का विलोम साथियों क्या होता है? कृष्ण होता है। अगर आपसे श्वेत का विलोम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा साथियों? श्याम हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि पापड़ बेलने का मतलब क्या होता है बताइए। तो पापड़ बेलने का मतलब पीछे पड़ना नहीं, बेकार जीवन व्यतीत करना नहीं, बहुत श्रम करना, यानी कि बहुत संघर्ष करने को ही कहा जाता है। भाई तुमने तो बहुत पापड़ बेल लिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि कुलीन शब्द के लिए सही वाक्यांश इनमें से कौन सा होगा। तो कुलीन की जब हम साथियों बात करते हैं, जो अच्छे कुल में जन्मा होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? उसको कुलीन कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कहने कि आज अंत्याक्षरी प्रतियोगिता नहीं होगी। यानी कि देखिए सभी ऑप्शंस की जब हम बात करें तो यहां पर सभी ऑप्शंस में अंत्याक्षरी लिखा है अलग अलग तरीके से, लेकिन आपको बताना है सही अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो अंत्योदय लिखा है, अंत्योदय यहां पर नहीं आएगा। अंत्योदय कोई प्रतियोगिता थोड़ी ना होती है, अंत्योष्टि भी नहीं होती। अंताक्षरी ऐसे लिखा जाता है नहीं साथियों। अंताक्षरी की अगर बात करें जैसे आपका साथियों यहां पर अगर बात करें, यहां पर भी तो नहीं सही लग रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पर अंक की बिंदी आ गई तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अंताक्षरी की अगर साथियों मैं आपको बताऊं तो अंताक्षरी ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? जैसे मैंने लिखा है ना साथियों, ऐसे लिखा जाएगा अंताक्षरी। तो इस प्रकार जो आप लोग ध्यान रखेंगे ना वो इस वाले शब्द को याद रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहा जाता है। तो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को आदित्यका कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? आदित्यका कहा जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अंतरिक्ष की अगर बात करते हैं साथियों, देखिए पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो आपको अंतरिक्ष बताना है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है कह रहे कि गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। तो गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, यहां पर कहां पर त्रुटि है? गुरुजनों पर, ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसमें गुरुजनों पर रखनी चाहिए, ये भी सही लिखा हुआ है। श्रद्धा बिल्कुल सही लिखा हो। तो मैं कहूंगा यहां पर कोई त्रुटि नहीं होगी, कोई त्रुटि नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को बताइए कैसे लिखा जाता है साथियों। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मुझे बता दीजिए। तो यहां पर उन्मीलित की अगर बात करें साथियों, कैसे आपका उन्मीलित लिखा जाता है? मेरा मानना है साथियों उन्मीलित आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। और ऐसे कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। यानी कि ज्योतियों में दाल बांटना, इसका मतलब क्या होता है? साफ इनकार करना नहीं, बाधा पैदा करना नहीं, आपस में लड़ाई झगड़े को करना कहना कहा जाता है ज्योतियों में दाल बांटना। यानी कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, इसको क्या कह सकते हैं? ज्योतियों में दाल बांटना इसको कह सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि आंख का समानार्थी शब्द आपसे पूछा जाता है। देखिए आंख की अगर बात करें ना तो आंख के बहुत सारे समानार्थी बनते हैं। जैसे कि आंख की अगर बात करें तो आंख को दृग कहा जाता है। ठीक है, आंख को साथियों लोचन कहा जाता है। आंख की अगर बात करें तो अक्षी कहा जाता है। आंख को क्या कहा जाता है? अक्षी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखें। क्या आंख को वासव कहा जाता है? नहीं, धनुष कहा जाता है साथियों। देखिए ये हग लिखा हुआ है। ठीक है, हग नहीं होना चाहिए, यहां पर दृग होना चाहिए। हो सकता हो टाइपिंग वगैरह मिस्टेक हो गई हो, तो मैं कहूंगा ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान, क्योंकि अंबु भी नहीं कहते हैं आंख को। ठीक है, क्योंकि अंबु का मतलब होता है जल। ठीक है, और धनुष लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है? राक्षस इसका मतलब होता है। और यहां पर जो वासव लिखा हुआ है, वासव भी इसका मतलब, क्योंकि वासव एक तरीके
तरीके से इंद्र का पर्यायवाची होता है। खैर अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि 4 भुजाओं वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी 4 भुजाएं हो उसको एक तरीके से, यानी कि 4 भुजाओं वाले के लिए अगर एक शब्द की हम बात करते हैं तो इसको चतुर्भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसको चतुर्भुज कहा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। हमारे गांव में एक तालाब की स्थापना हुई। क्या कभी तालाब की स्थापना होती है, या घर की स्थापना होती है, दुकान की स्थापना होती है, मंदिर की स्थापना होती है? देखिए घर का निर्माण, घर का नहीं, अगर मकान होता तो मकान का निर्माण कह सकते थे, लेकिन हाँ मंदिर की जो होगी ना, मंदिर की स्थापना ही होगी। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। भारत में अनेकों राज्य हैं, रेखांकित शब्द कौन से कारण से अशुद्ध है? मतलब मुझे बताइए क्या इसमें, इस वाक्य में यहां से लेके जो यहां तक वाक्य है, इसमें क्या सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है? मैं कहूंगा नहीं। क्रिया से संबंधित अशुद्धि है? मैं कहूंगा नहीं। वचन से संबंधित अशुद्धि है? मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक, क्योंकि भारत में अनेकों राज्य हैं, ये नहीं होना चाहिए, भारत में अनेक राज्य है ये होना चाहिए। तो वचन से संबंधित अशुद्धि है, वचन से संबंधित गलती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए, वकीलों ने कागजात की दर्शन की, या सर्वेक्षण किया, या निरीक्षण किया, या जांच किया। तो यहां पर खाली जगह में कौन सा वर्ड आ जाएगा? मेरा मानना है साथियों कि वकीलों ने कागजात की जांच की, ये आना चाहिए। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। जिसके पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो उसको पारदर्शी कहा जाता है, और जिसके पार नहीं देखा जा सकता उसको साथियों अपारदर्शी कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें, दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, कह रहे कि नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। इसमें गलती कहां पर है? कौन से वाले पार्ट में गलती है बताइए? देखिए नियमित अभ्यास मूर्ख को भी, ठीक है ना, मूर्ख को भी चतुर बना देता है। क्या नियमित अभ्यास सही है? नियमित अभ्यास, ठीक है ना, नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। ठीक है, बताइए यहां पर कहां पर? देखिए देता है आना चाहिए। नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, देती है नहीं आना चाहिए। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर दिक्कत है, 3 वाले में दिक्कत है, 3 वाले में दिक्कत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंद्र का आपको बताना है समानार्थी शब्द क्या होगा। तो इंद्र की अगर बात करें, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, वासव किसे कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। और कौन से ऑप्शन में वासव है? तो ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए पानी फेर देना, इस मुहावरे का मतलब क्या होगा? जवाब न देना नहीं, संभाल लेना नहीं, बुरा भला कहना नहीं, बिगाड़ देना। किसी भी काम को बिगाड़ देना, यानी कि किसी भी काम पर साथियों पानी फेर देना। उसके बाद देखिए साथियों जिसे बुलाया ना गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? देखिए जिसे बुलाया ना गया हो उसको अनाहुत कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उसको अनाहुत कहा जाता है। आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि खाली जगह को फिल कीजिए। यानी कि कई सौ वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही, या यहां पर आएगा पैरों में आएगा, ठीक है, क्या आएगा यहां पर? आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए शरीर में, माथे पर नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए कई सौ वर्षों तक भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही, गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब बताइएगा साथियों आपने इसमें से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए। और अब हम लोग देखेंगे साथियों पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन जीके के, जीएस के और करंट अफेयर के। उसके बाद रीजनिंग को भी हम लोग देखेंगे और मैथ को भी हम लोग यहां पर देखेंगे। चलिए तो इस सवाल की अगर बात करते हैं साथियों, आपके सामने है क्या है कि भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन ये सबसे पहले कहां पर गाया गया? तो मैं कहूंगा कलकत्ता में गाया गया। और कब गाया गया? तो 1911 में गाया गया। इस प्रकार आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ठीक है ना, पंचांग की अगर बात करते हैं तो ये तो शक संवत पर आधारित है। ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है। देखिए जो भी आपको यहां पर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सभी के सभी साथियों टॉप लेवल के एकदम क्वेश्चन है, यानी कि जिनके आने की पूरी संभावना, ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। और अगर आप वाकई में साथियों तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा क्या मैंने साथियों आपके लिए एक पीडीएफ बनवाई है। इसमें बहुत समय लगा है एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को साथियों क्रैक करने के लिए। देखिए आपका फरवरी में जो पेपर हुआ था, क्या फरवरी 2024 में जो पेपर हुआ था, क्या आपको उनमें जो क्वेश्चंस आए थे, उनमें जो मैथ के क्वेश्चंस आए थे, उसमें जो रीजनिंग के, जो हिंदी के, जो जीएस के क्वेश्चंस आए थे, क्या आपको उनका सॉल्यूशन या उनका आंसर नहीं मालूम होना चाहिए? बिल्कुल मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैं कहूंगा साथियों रीजनिंग के पूरे सवाल के कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहीं से उठाए जाएंगे। पूरे मैथ के कॉन्सेप्ट साथियों, क्योंकि अब एसएससी नए क्वेश्चंस नहीं तैयार कर रहा है, वही पुराने जो पिछले एग्जाम्स में ले चुका है ना, वही क्वेश्चन साथियों
तैयार कर रहा है। तो मेरा मानना है कि साथियों इन क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेंगे, इस पीडीएफ को पूरी तैयार कर लेंगे, तो मैथ रीजनिंग की तो झंझट छोड़िए, तकरीबन 90% यहां से क्वेश्चंस आपके फंसेंगे और हिंदी की भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और जीएस के भी क्वेश्चन यहां से कई सारे डिक्टो उठाए जाएंगे, ठीक है ना। और सॉल्यूशन के साथ आपको ये पीडीएफ दी जा रही, कैसे रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, उसके नीचे उसके 4 ऑप्शन होंगे और जस्ट उसके नीचे ही उसका पूरा सॉल्यूशन है आसान भाषा में। ऐसा ही मैथ का, ऐसा ही जीके जीएस का, ऐसा ही हिंदी का है, ठीक है ना। तो ये दोनों पीडीएफ आपको, दोनों नहीं बल्कि एक है, दोनों पीडीएफ की अगर बात करें साथियों, एक करंट अफेयर वाली पीडीएफ भी है। तो ये दोनों पीडीएफ सिर्फ 45 रुपए में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ करके, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके ये दोनों पीडीएफ आप साथियों प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो रण उत्सव की अगर बात करें कि ये किस राज्य में मनाया जाता है, मैं कहूंगा ये तो गुजरात में मनाया जाता है। अगला सवाल है, कह रहे कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों कौन सा केरल में स्थित है, मुझे बता दीजिए। देखिए, एराविकुलम की अगर बात करते हैं, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, मैं कहूंगा ये केरल में है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में है, तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो ये तो पश्चिम बंगाल में। कहां पर है साथियों, पश्चिम बंगाल में है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बताइए। तो नीम है, पीपल है, नहीं साथियों बरगद है। क्या भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर साथियों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि समझ लीजिए आधा सिलेक्शन तो आपका सब्सक्राइब करने से ही हो जाएगा। फिर आपको सब्सक्राइब करने के बाद जो भी आपको साथियों वीडियोस दिखती जाए उनको आप लेते जाएं, क्योंकि एसएससी जीडी की डेली अब साथियों क्लास होगी। क्योंकि अब आपके समय में क्या बहुत अधिक समय है, तो नहीं कह सकता बहुत अधिक समय नहीं है, हाँ लिमिटेड समय है। इतना समय आपके पास है कि रेगुलर अगर आप आज से तैयारी करेंगे तो मेरा मानना है कि तैयारी आपकी बहुत धुआंधार हो जाएगी। फिर एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं रहेगी कि वो क्वेश्चंस तैयार करे और आप ना कर पाओ। यानी कि आपके पास समय लिमिटेड है, एक तरीके से काफी है। अगर इस समय को आपने अच्छे तरीके से नहीं बिताया और अगर अभी भी आप आलस्य में है तो फिर सिलेक्शन आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूरी जान लगा दीजिए, क्योंकि ये आपका अंतिम कोशिश होना चाहिए। अगर आप किसी काम को करते हैं कि ये मेरी अंतिम कोशिश है तो आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं। लेकिन अगर आपके मनोमस्तिष्क में ये बात होती है कि भाई इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा, क्या दिक्कत है, उसके बाद भी एक दूसरा एग्जाम 2 महीने बाद उसमें हो जाएगा, नहीं, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है साथियों। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप अपनी तैयारी में ढील आपके ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो पूरी मेहनत के साथ साथियों मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिलेक्शन मैं आपको दिला कर रहूंगा, ठीक है। बस आप जो भी मैं आपको पढ़ाऊं उतना पढ़ लेना अच्छे तरीके से, हर एक चीज आपकी कवर हो जाएगी। कह रहे कि भारतीय विज्ञान संस्थान ये कहां पर स्थित है, तो ये साथियों बेंगलुरु में स्थित है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है, वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर स्थित है, पटना भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। लेकिन लखनऊ की अगर बात करें तो ये तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था, तो किसको जाना जाता था साथियों, सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मैं कहूंगा जो लोधी गार्डन्स है ना, लोधी गार्डन्स, इसको ही पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था। अगला सवाल है, कह रहे कि फोर्ट विलियम ये कहां पर स्थित है, तो फोर्ट विलियम ये कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में फोर्ट विलियम स्थित है। उसके बाद देखिए, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप ये किस खेल से संबंधित है, यानी कि किस खेल में जीतने पर, मैं कहूंगा हॉकी के खेल में जीतने पर महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप दिया जाता है। आंसर अगर आपका है बी के साथ, मैं कहूंगा आंसर बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए महाराजा, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए दिल्ली में जो स्थित कुतुब मीनार है इसमें कितनी मंजिल है, देखिए इसमें 5 मंजिल है। कितनी मंजिल है, 5 मंजिल है। और 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था साथियों, फिरोज शाह ने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। यह भी आप लोगों को याद रखना है। अब उसके बाद देख लीजिए, कहा जा रहा है यहां पर आपसे
कह रहे हैं कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला पहला सुल्तान कौन सा था? तो उसका नाम था इल्तुतमिश, यानी कि इल्तुतमिश ये नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला पहला सुल्तान था। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और यहां से साथियों हूबहू आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस देखेंगे, इसलिए आपको बहुत मन से पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। आपका सिलेक्शन तो बहुत आसान में कर दूंगा। चलिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो आपने बहुत जानते होंगे साथियों, बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे, रजिया सुल्तान ये भारत की पहली महिला शासिका थी। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो इनका नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था, यानी कि इनका नाम साथियों सी राजगोपालाचारी था। चलिए, तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको तारामंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अभी हाल फिलहाल में ही पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यवाहक अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? विजया भारती सयानी इनका नाम है और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब उसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य ने किया है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों। आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। तो अब आपके सामने साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, बहुत ज्यादा नहीं साथियों, रीजनिंग के एकदम 10 टॉप लेवल के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और मैथ की अगर बात करें, मैथ के भी 10 टॉप लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। ये समझ लीजिए पूरी रीजनिंग और पूरी मैथ के एकदम टॉप लेवल के ये क्वेश्चन होंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा और ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कि कितना आपका स्कोर है। कम से कम 6-7 का तो होना चाहिए। देखिए, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का तार्किक और सार्थक क्रम है, यानी कि सबसे पहले साथियों क्या होना चाहिए? सबसे पहले की जब हम साथियों यहां पर बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले फूल होता है, अंकुर होता है, ठीक है ना? या सबसे पहले मतलब आपको बताने कि आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले साथियों बीज होता है, तो बीज डालेंगे ना, ठीक है, बीज डालेंगे उसका क्या बनेगा? बीज डालेंगे उसका अंकुर बनेगा। बीज डालेंगे साथियों उसका अंकुर बनेगा। बीज है 5वें पर और अंकुर कहाँ गया? अंकुर है साथियों दूसरे पर, ठीक है। आप बीज डालेंगे, उसके बाद वो अंकुर बन जाएगा। उसके बाद साथियों पौधे की शुरुआत हो जाएगी। पौधे की शुरुआत हो जाएगी तो साथियों ये पौधा आपका हो गया, ठीक है ना? पौधे की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद फल बनेगा या फूल बनेगा? अब यहां पर मामला फंसता है, पहले फूल बनेगा। क्या? पहले साथियों फूल बनेगा और उसके बाद बनेगा फल। उसके बाद क्या बनेगा? फल बनेगा। तो फूल बनेगा साथियों पहले 1 हो जाएगा और फिर फल बनेगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो आपको देखना है कि ये क्रम कहां पर है? 5 2 4। तो 5 2 4 1 और 3 कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहां पर अगर बात करें नंबर सीरीज वाला सवाल है। देखिए 34 है, फिर 37 है, उसके बाद साथियों 42 है, फिर 49 है, उसके बाद 60 है, उसके बाद 73 है, उसके बाद 90 है। आपको बताने कि अगला नंबर यहाँ पर कौन सा होगा। चलिए तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पर साथियों कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। 37 से अगर 42 हुआ है तो मैं कहूंगा 5 बड़ा है। 42 से अगर 49 हुआ है तो साथियों 7 बड़ा है। और 49 से 60 हुआ है तो 11 बड़ा है। और यहाँ पर साथियों कितना? 13 बढ़ गया। और 73 से अगर 90 करेंगे तो लगभग हाँ 17 बढ़ जाएगा। अब आपको बताने के 90 में क्या ऐड करें कि हमें आंसर मिल जाए। देखिए यहां पर 3 से 5, 5 से 7, 7 से 11, 13, 17 ये आपको साथियों अभाज्य संख्याएं नहीं लग रही है, यानी कि जितना जितना बढ़ रहा है ये अभाज्य संख्या नहीं बिल्कुल साथियों। तो 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या 19 होगी, यानी कि 90 और 19 कितनी होगी? मैं कहूंगा 109 होगी। तो क्या 109 आपका आंसर होगा? बिल्कुल 109 ही आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड।